Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is the factors affecting location of industries. Class 8th Geography, and in last chapter we have discussed the classification of industries. आपने पढ़ा classification of industries on the basis of raw material, on the basis of ownership, on the basis of size. तो today our topic is factors affecting the location of industries. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम किसी जगह पे हम एक इंडस्ट्री तामीर करेंगे, हम एक इंडस्ट्री बनाएंगे, हम एक इंडस्ट्री बिल्ड करेंगे. तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है रेस्पॉन्सिबल. तो कहते हैं सबसे पहले अगर हम सोचेंगे कि हम कहीं पे कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, हम करोड़ों में इस पे पैसा खर्च करेंगे, तो हम यही जाहिर सी बात है हम पहले अपने बेनिफिट के लिए सोचेंगे कि इससे हमें अगर हम इनको इनपुट कुछ देंगे तो आउटपुट इससे क्या आएगा. तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये सोचना है. पुराने ज़माने में इंडस्ट्रीज़ जो थी ज़्यादातर पोर्ट्स के नज़दीक बनाई जाती थी जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो. जब इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई और उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड में भी बहुत सारी जो नए सिटीज़ एंड टाउन्स जो है वो इमर्ज हुए ड्यू टू दीज इंडस्ट्रीज़. क्योंकि जब हम कहीं पे कोई इंडस्ट्री बनती है वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से लोग जो है जो वहाँ पे एम्प्लॉई होते हैं वो वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं. तो इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सारे टाउन्स और बहुत सारे सिटीज़ जो है दे कैम इनटू एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम कहीं पे कोई इंडस्ट्री बनाएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे हम इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करेंगे जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बगैर तो चलेगी नहीं. अगर हमें आउटपुट इनपुट देना है इसको, हमें आउटपुट भी चाहिए. तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लोकेशन इस हिसाब से कि वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा या नहीं, तब ये हमारी इंडस्ट्री जो है वो रन कर सकेगी. इसी तरह से हम कम्युनिकेशन, आजकल के ज़माने में आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ है, ज़रूरी देखना है कि वहाँ पे उनको नेट फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है. तो सबसे उसके कम्युनिकेशन अवेलेबल होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन, जो चीज़ हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी उसको हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे, मार्केट की तरफ किस तरह से ले जाएंगे. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ इसका मतलब है हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रोड्स होने चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन तभी पॉसिबल है जब रोड्स. अगर हम कहीं फार फ्लंग एरिया में कोई इंडस्ट्री बनाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ना अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स होंगे तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा. तो इसका मतलब है वो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं होगी और वो ये जो चीज़ है हम इस पर पैसा जो लगा रहे हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. तो इसलिए हमें इंडस्ट्री उस जगह सेटअप करनी चाहिए जहाँ जो है कम्युनिकेशन अच्छी हो, रोड्स अच्छे हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो. तो दूसरी चीज़ मैंने बताई रॉ मटेरियल. अब और तीसरी बात जो है ये है लेबर. आप अगर देखेंगे ज़्यादातर जो हमारा ये वेस्टर्न साइड है, सॉरी जो नॉर्दर्न साइड को छोड़ के अगर हम जाएंगे ईस्टर्न साइड की तरफ, तो ईस्टर्न साइड्स में हमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ मिलती है. जैसे कोल माइनर्स मिलते हैं, जूट फैक्ट्रीज़ मिलते हैं बांग्लादेश साइड से. ये क्योंकि वहाँ पे लेबर भी इजीली अवेलेबल है और वाटर भी इजीली अवेलेबल है. तो इस तरह से हमें लेबर जो है चीप लेबर होना चाहिए और लेबर जो है वो इजीली हमें अवेलेबल होनी चाहिए. तो इस वजह से हम वहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. कैपिटल पैसा हम लगाएंगे तो पैसा वहाँ से हमें फ़ायदा भी होना चाहिए. वो पावर सप्लाई होनी चाहिए कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तभी इंडस्ट्री चल सकेगी. क्योंकि मोस्ट ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ जो है आजकल पावर पे होती है, तो पावर सप्लाई होनी चाहिए. हमारे पास लैंड होनी चाहिए. जो भी उस इंडस्ट्रियल से हमें मटेरियल निकलेगा, उसको अगर कोई वेस्टेज निकलेगी उसको डंप करने के लिए हमें इसके लिए एक लैंड भी मिलना चाहिए. और फिर सबसे बड़ी बात, जब हम इसमें फिनिश्ड गुड तैयार करेंगे तो इसके साथ लिए हमें जो हम उसको सेल करेंगे उसके लिए मार्केट हमें मिलना चाहिए. तो मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रीज़ जो है इनकी वजह से बहुत सारे ग्रोथ हो गई, बहुत सारे डेवलप हो गए टाउन्स एंड सिटीज़. तो ये फैक्टर्स जो है दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दे इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़. वो हो मैंने आपको बताया यही फैक्टर्स है. दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट. ये चीज़ें हमें होनी चाहिए. तो इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड वायर सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स would be possible easily, would be easily available. तो ये हमारे पास
ऐसी चीज़ें हैं जिन से हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो सकती है। समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपना पैसा लगाती है इंडस्ट्रीज़ में, किसी फार फ्लंग एरिया में बनाती है, सब्साइड करती है, तो जहाँ पे लोअर ट्रांसपोर्ट कास्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल हो, तो किसी बैकवर्ड एरिया में बनाते हैं, तो उसकी वजह से उस बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट मिलती है। वो बैकवर्ड एरिया जो है वो डेवलप होता है, वहाँ पे फिर वो टाउन की सूरत में हमारे पास वजूद में आए। ये चीज़ें जो है दीज आर द सर्टन फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम देखेंगे एक इंडस्ट्रियल सिस्टम, हमें कैसा एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, अगर हमें कहीं इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए है, तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड द आउटपुट्स। अगर हम कहीं पे, अभी मैंने बताया, कहीं पे कोई फैक्ट्री हम बनाते हैं, ये फैक्ट्री हम बनाएंगे, इस फैक्ट्री में हमें इसको इनपुट देना है। इनपुट क्या हम देंगे, इसमें इनपुट है रॉ मटेरियल, जैसे हमें सिल्क इंडस्ट्री है या कॉटन इंडस्ट्री है, इसमें हमें कॉटन देना है, इसको वो एग्रीकल्चर से निकलेगा, तो कॉटन के साथ साथ रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें इसको लेबर भी होना चाहिए जो यहाँ पे काम करेंगे, ज़मीन भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ से हम इसको सप्लाई करेंगे, फिर मार्केट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये हम इनपुट्स इसको दे रहे हैं, तो फिर ये इन इनपुट्स को लेके लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये चीज़ें जो है इनकी फिर प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ से गुजरना पड़ता है, इस मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें एक फिनिश्ड आइटम तैयार होता है, एक अच्छी सी चीज़ तैयार होती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक कॉटन या सिल्क की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कॉटन हम लैंड से लेते हैं, उस कॉटन को फिर सिंपली आप देखते हो, हम कॉटन को अपने बदन पे तो नहीं लगाते, अपनी बॉडी पे नहीं, उस कॉटन को या इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो ये थ्रेड जाता है, कॉटन जाता है, इसके लिए हमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत है, पहले मज़दूरों की ज़रूरत है जो इसको साफ़ करके फैक्ट्री में लाए, फिर फैक्ट्री की ज़रूरत, फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिनिंग होती है, स्पिनिंग, स्टिच किया जाता है, वीविंग होती है, इसको कपड़ा बनाया जाता है, फिर इसकी डाइंग की जाती है, फिर इसको प्रिंट किया जाता है, फिर आके ये आपके पास एक टेलर के पास भी जाती है, फिर एक आपके पास एक आउटपुट तैयार होता है जिसको आप शर्ट के तौर पर आप इसको वियर करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो खासकर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है दे इमर्ज इन वेरी, वहाँ पे होने चाहिए इंडस्ट्रियल रीजन्स लोकेट जो होती है एक दूसरे के नज़दीक जो है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हमें मिलती है एक दूसरे के नज़दीक है, ताकि एक दूसरे से वो बेनिफिट हासिल कर सके। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो वर्ल्ड के हैं वो हमें मिलते हैं, ज़्यादातर एक मिलते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये आप अपने मैप पे भी देख सकते हो। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो आप टेम्परेट रीजन्स में होना चाहिए कि ज़्यादातर सी पोर्ट्स के नज़दीक होते थे ये रीजन्स, तो ये हमें, या कोल फील्ड्स में। तो ये आपका मैप है, इस पे आप अपनी बुक पे देख लीजिए किस तरह से इस पे दिखाया गया कि दीज आर द सर्टन इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह से हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया का आप जो ज़्यादातर ईस्टर्न इलाका है वो इंडस्ट्रीज से भरा हुआ है। तो खासकर जो इंडस्ट्रियल रीजन हमारा है मुंबई महाराष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलुरु है, तमिलनाडु है, साउदर्न साइड से हुगली रीजन है, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर, इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ विशाखापट्टनम, गंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, और है साउदर्न साइड से कोलाम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है हमारे इंडिया के। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है इन जगहों पे। अब एक आपकी बुक पे थोड़ा सा दिया है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में। इंडस्ट्रीज़ बनने के साथ इंसान को बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ, लेकिन हर चीज़ का आप देख रहे हो साइंस जो है हमारे लिए बेनिफिट भी है। तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता चली है, जो हमें लास्ट में उनके ड्रॉबैक्स भी है। इसी तरह इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, जब ये इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, इनमें हम बड़ी चीज़ें आजकल बनाते हैं, तो इनकी वजह से डिज़ास्टर भी बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे अपने इंडिया में
1984 में हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ, जिस 12 जो है 1:30 बजे लगभग। इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट था, जो एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में पॉइजनस जहरीला मिथाइल गैस जो है, मिथाइल आइसोनाइड जो गैस है, और हाइड्रोजन साइनाइड जो है, इनमें रिएक्शन हो गई और ये लीक हो गया एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में। पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, कीड़े मार दवाइयों की फैक्ट्री। वहाँ पे ये गैस जो लीक हुआ, जहरीला गैस, तो यहाँ पे पूरे भोपाल में ये फैला। तो इसकी वजह से कहते हैं द ऑफिशियल डेथ टोल जो था वो था 3598 इन 1989। तो थाउजेंड्स लोग जो हैं वो मर गए, लेकिन कहते हैं अब भी वहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी में ब्लाइंडनेस होती है, किसी का इम्यून सिस्टम ख़राब निकलता है तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते हैं। इम्यून सिस्टम में गैस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इन लोगों को। तो अभी इसका मतलब है इसका असर अब भी वहाँ पे है। तो ये कुछ है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है वो है। और एक और इंसिडेंट हुआ था चाइना में, जो चिंगेंग चाइना में 23 दिसंबर 2005 में। वहाँ पे गैस, वेल नोन गैस जो है बोलोवॉट इनगुआ क्योंग हुआ था। वहाँ पे लगभग कहते हैं 243 पीपल डाइड एंड 9,000 वायर इंजर्ड एंड 64,000 वायर एवैक्यूएटेड, उनको से निकाला गया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है इस एक्सप्लोजन की वजह से मर गए, और उनमें आधों की आंखें जल गई, बर्न्स हो गए, स्किन बर्न हो गए, लंग बर्न हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इनका एहतियात करना चाहिए। और रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली इसी लास्ट मंथ में हम देख रहे हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ लेबनान के कैपिटल में। आपने सुना होगा न्यूज़ में, लेबनान के कैपिटल जो बेरूट है वहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। जो एक्सप्लोजन था एल्युमिनियम नाइट्रेट और कुछ पटाखे, जो पटाखों की फैक्ट्री थी वहाँ पे एक एल्युमिनियम नाइट्रेट, और उनको तो आग लगी कहीं पे, उनसे एक चिंगारी निकली और बाद में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कहते हैं लगभग ये जो एक्सप्लोजन था ये था 27,50,000 kg का एक्सप्लोजन हुआ, और इसकी गूंज लगभग 250 किलोमीटर तक लोगों ने सुनी इसकी गूंज। तो इस बेरूट में वहाँ के लोगों के आसपास जितने भी घर थे लगभग 200 किलोमीटर तक उनके शीशे टूट गए। कहते हैं 250 किलोमीटर तक लोगों ने इसकी गूंज सुनी और इसके शीशे टूट गए, और लगभग एक ही सेकंड में 100 लोगों की डेथ वहाँ भी हो गई और 4,000 पीपल वायर इंजर्ड। और इसकी वजह से कहते हैं 250 मीटर तक, 5 से 10 किलोमीटर तक लोगों को सिर्फ गर्म हवाएं महसूस हो रही थी, कि हवा में जो है गर्मी पैदा हो गई इस धमाके की वजह से। तो बहुत सारे घरों में खिड़कियां जो है वो टूट गई, और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि कुछ देर तक उनके कानों की आवाज़ें भी इस एक्सप्लोजन की वजह से चली गई, तुम वो सुन भी नहीं सकते थे। तो ये हाल है, ये भी एक इंडस्ट्रियल, ये ताज़ा मैंने आपको बताया जो रिसेंट है कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन है। तो हमें इन चीज़ों का केयर करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या हमारे चाहे ये प्राइवेट सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये हमारे लिए ब्लेसिंग के बदले ये हमारे लिए डिज़ास्टर नहीं बननी चाहिए। तो हमें रिस्क रिडक्शन मेजर्स उठाने चाहिए, इन रिस्क्स को ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री हमें उस जगह पे बिल्ड करनी चाहिए जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल ना हो, कम रेजिडेंशियल एरिया को सेपरेट करना चाहिए और इंडस्ट्रियल एरिया को सेपरेट करना चाहिए। और लोगों को हमेशा इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इसमें टॉक्सिन गैसेस है, हैज़ार्डस है, सब्सटेंसेस है, तो वो अपने खुद एहतियात थोड़ा सा बरतें। और फायर वार्निंग या फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन, जो जहरीले गैसें होंगी उनके लिए स्टोरेज ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज, ताकि वो लीक ना हो। पोल्यूशन डिप्रेशन क्वांटिटी इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। जो इंडस्ट्री जो है पोल्यूशन क्रिएट करती है या कोई जहरीला गैस क्रिएट करती है तो वो इम्प्रूव करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है, लोगों को भी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना है और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि हम इन रिस्क से बच सकें, ताकि हम इस डिज़ास्टर से बच सकें। तो ये सर्टन डिज़ास्टर्स मैंने बताए जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से होती है। अब आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो
Today I think it is enough. Thank you.